नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम यूपी नामा में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तर प्रदेश के यूपी नामा में आज हम बात करेंगे कुंभ नगरी प्रयागराज के बारे में, जहां आस्था के साथ उत्तर प्रदेश की समृद्धि भी देखने को मिलती है। लेकिन सवाल ये कि पिछले 9 सालों में कितना बदला है उत्तर प्रदेश। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश बनने के पथ पर अग्रसर इस राज्य में दिन दुगनी रात चौगनी विकास की एक से एक नई गाथा लिखी जा रही है। और इसी पहलू को और भी ज्यादा बारीकी से जानने और समझने के लिए एफएम न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और पिछले 9 सालों में योगी सरकार में हुए बदलाव के बारे में यूपी स्टेट हेड विजय कुमार त्रिपाठी और लखनऊ के ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर प्रयागराज की पड़ताल की। आप भी देखिए हमारे एक खास प्रोग्राम संगम नगरी से काशी तक पिछले 9 सालों में कितना हुआ बदलाव। ये रिपोर्ट देखिए। जहां सदियों की आस्था आधुनिक संकल्पों से मिलती है, जहां हर बूंद में इतिहास और हर कण में आशीर्वाद है, ये प्रयागराज है। यहां संगम की शांति भी है और तरक्की की रफ्तार भी। संगम से समृद्धि तक देखिए कैसे बदल रहा है आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। कभी गंदगी और अव्यवस्था की पहचान रहा संगम तट आज स्वच्छता और भव्यता की मिसाल है। उगते सूर्य की किरणें जब त्रिवेणी की जलधारा में पड़ती हैं, तो लगता है 9 साल में सिर्फ घाट नहीं, पूरा प्रयागराज ही चमक उठा है। 9 साल पहले की तस्वीर याद कीजिए और आज देखिए। संगम की ये धारा गवाह है कि विकास सिर्फ फाइलों में नहीं, जमीन पर भी उतरा है। अक्षरवट कॉरिडोर से लेकर गंगा एक्सप्रेसवे तक योगी सरकार के दावों को परखने यूपी नामा की ये टीम पहुंची है। घाट से लेकर सरकार तक क्या बदला, कितना बदला, सुनिए जनता की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज की खास पेशकश यूपी नामा। यूपी नामा के पूर्वांचल की विकास गाथा कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं प्रयागराज की संगम की धरती पर। प्रयागराज में तीर्थराज कहा जाने वाले इस इलाके को कितना बदलाव महसूस करना पड़ रहा है आज के मौसम में। तपती गर्मी जरूर है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा की आस भी है। लोगों में आस्था इस वक्त काफी हद तक प्रबल दिखाई दे रही है। संगम से समृद्धि ये प्रथम पड़ाव प्रयागराज का है, जो हमारे कार्यक्रम की मूल संरचना है। फिलहाल हम जहां मौजूद हैं वो संगम का किनारा है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ भव्य आरती हो रही थी। त्रिवेणी के इस तट पर गंगा आरती के माहौल में पूरा वातावरण भक्तिमय था। अब से कुछ देर पहले जो यहाँ माहौल था वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि आस्था किसी को शब्दों में समेटना नहीं सिखाती। आस्था अनंत है और भक्ति के माध्यम से ही आती है। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं और कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके वेशभूषा से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये फिलहाल आस्था का एक समागम ही है, जो संगम से निकलकर पूरी दुनिया भर में संदेश दे रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 25 के महाकुंभ में जो भी आयोजन किया, जितना भी बड़ा प्रदर्शन किया, उसमें पूरे देश दुनिया से जो लोग वापस आए और आस्था के साथ साथ संगम के दर्शन कर गए, उनमें क्या परिवर्तन था और आज के संगम में क्या बदलाव आया है, ये हम खुद उनसे पूछेंगे जो यहीं के आसपास के निवासी हैं, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं। फिलहाल आपका क्या नाम है दादा? हमारा नाम रमेश है। क्या लगता है कि 2017 के पहले
कुंभ में जो व्यवस्थाएं होती थी, जो सरकार सहयोग देती थी, जो सरकार एक बड़ा मेला करने लगी है, तो इससे क्या कुछ बदलाव आया है? बहुत बदलाव है। क्या बदलाव आया है अरे बताइए। यही देखने में हर जगह पर सफाई है वगैरह वगैरह हर चीज है। पहले भी आप लोग आते रहे होंगे। पहले भी आते थे। पहले भी गंगा में बहुत पानी बहा है, गंगा में बहुत पानी बहा, जमुना जी में भी बहुत पानी बहा है। बिल्कुल बहा। अब क्या बदला है? अब तो सही है, कहीं गंदगी कोई नाम चीजें नहीं, साफ सफाई दिखाई देती साफ है। सुथरा एकदम। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं यहीं लोकल प्रयागराज से हूँ और जय त्रिवेणी जय प्रयाग मैं वहाँ का यहाँ का युवा प्रभारी में हूँ और आप अध्यक्ष जी हैं। और निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा कि जो 2010 और 12 में महाकुंभ हुआ करते थे उसमें बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी और जिसको देखते हुए जब से योगी सरकार आई तब से कुंभ नगरी एक अपने आप में एक आस्था का सैलाब है, जो कि जीता जागता उदाहरण आप 2025 में देख चुके हैं। जहां पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था, पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ पे आए। थोड़ी सी अव्यवस्थाओं की ज़रूर कमी रही है संचालन करने में, लेकिन फिर भी प्रयाग वालों ने बड़ा हृदय खोल के सबका स्वागत किया और भरपूर मात्रा में सबको भंडारे पानी की सारी व्यवस्थाएं कराई ताकि लोग यहाँ से जाएं तो बिल्कुल प्रसन्न होकर जाएं। तो उस समय में उस समय में बड़ा परिवर्तन है। आगामी आने वाले समय में मेट्रो भी चलने वाली है तो और ही ये रास्ता सुगम हो जाएगा। आप महाराज जी कहाँ से? मैं यहीं प्रयागराज से हूँ। मैं पीठाधीश्वर स्वामी अवधूत नारायण आश्रम मझियारी प्रयागराज। देखिए अभी जैसे बालक ने बताया, हम केवल दोषारोपण कर सकते हैं, केवल हम दोषारोपण कर सकते हैं। हम अपना गांव छोड़ के 2006 में प्रयाग आ गए। मेरी मूल जन्मभूमि मऊ है, लेकिन अब तो प्रयाग ही हमारी कर्मभूमि रह गई और मैं तो मानता हूं कि शायद मेरी जन्मभूमि रहती प्रयाग, क्योंकि कहा गया है कि देव दनुज किन्नर नरश्रेणी साकल मजहि सकल त्रिवेणी। तो ये वो त्रिवेणी है जो हम लगभग 2006 से देखते आ रहे हैं। जब से हमने होश हमारा आके हमारा बचपना यहीं बीता है और जब से हम देखते आ रहे हैं, योगी सरकार के बाद जो बदलाव प्रयाग में हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ है, चाहे वो माघ मेला हो या महाकुंभ हो। अब आई स्वच्छता की बात, तो केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार यहाँ लाइट लगा के अगर चली जाए और कल खुल जाए तो सरकार देखेंगे कि हमारी आपकी जिम्मेदारी है। केवल दोषारोपण करने से कार्य नहीं हो पाएगा, हमें आपकी जिम्मेदारी अहम बनती है। गंगा की रही सफाई की बात, हम आते हैं स्नान करने, सरकार आके साफ सफाई करके चली जा रही हैं। स्वच्छता के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। अब उसके बाद वो सुबह लगा के चले जाएंगे तो उनका भी तो घर परिवार है, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी बनती है। अभी हम यहाँ खाएंगे और यहीं फेंक के जाएंगे तो किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी है ना। तो यहाँ पर केवल माननीय योगी जी पे दोषारोपण करना है। और रही बुलडोजर बाबा की बात, तो बुलडोजर बाबा का वहीं चलता है जहां पर अधर्म होता है। धर्म पर कभी बाबा का बुलडोजर चला नहीं है। और हम तो मनाते हैं कि जब तक हमारा जीवन है और माननीय योगी जी यहाँ हैं, अब अभी तक यूपी में हैं, अब ये दिल्ली जाएं। हम तो यही चाहते हैं कि वे दिल्ली बैठे हैं और जब दिल्ली बैठे हैं तो जो चाटुकारिता कर रहे हैं लोग ना, बिना मतलब की फिजूल बातें, केवल दोषारोपण करते हैं सरकार के ऊपर, माननीय योगी जी के ऊपर खास करके। क्यों इसलिए करते हैं दोषारोपण? किसी की चल नहीं पा रही है। अब आजकल के समय में जो खूब बढ़िया पहले नकल हुआ करता था, अब आज नकल हो नहीं पा रही है। तो नकल जब नहीं होगी तो अक्ल अब काम नहीं कर पा रहा है, तो दोषारोपण के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। और रही स्वच्छता की बात, तो हमारी अहम जिम्मेदारी बनती है कि हमें प्रयागराज की ही नहीं, पूरे विश्व की, हमारे पूरे अखिल विश्व की, यह पूरा ब्रह्मांड हमारा है, सनातन का है। क्योंकि सनातन हमारा अजन्मा है और जिसका जन्म नहीं हुआ है उसकी मृत्यु नहीं होगी। और आप सब जानते हैं कि हमारा सनातन अजन्मा है और ऐसे ही सनातन का परचम लहरता रहेगा। जिसको जो भी करना है वो कर लें। प्रारंभ में भी सनातन था और मध्य में भी है, अंत में भी रहेगा। इसको कोई समाप्त नहीं कर पाएगा और हमारी आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम यही कहना चाहेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है कि स्वच्छता रखें और स्वच्छता के साथ शिक्षा का भी ग्रहण करें। नकल के भरोसे न बैठें, क्योंकि जब तक योगी जी हैं तब तक नकल की आशा छोड़ दें। अब नकल के लिए भूल जाएं कि नकल भी होना है। जितना पढ़ेंगे वो पास होगा और नौकरी मिल भी रही है। जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी नौकरी मिल रही है, जो नहीं पढ़ रहे हैं भटक रहे हैं और ऐसे ही भटकते रह जाएंगे। 60,000 युवाओं को आज ही मौका मिला है। पुलिस भर्ती के लिए एक व्यवस्था थी जिसमें आज बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश के 60,000 युवाओं को पुलिस भर्ती में मौका मिला है। तो युवा पढ़ भी रहा है, युवा आगे बढ़ भी रहा है। और प्रदेश की अगर बात कर लें तो सनातन के माध्यम से भी, आस्था के विकास के माध्यम से भी आर्थिक समृद्धि भी उत्तर प्रदेश कर रहा है। पहले इतना आदमी नहीं आता था उत्तर प्रदेश, अब ज़्यादातर लोग यहाँ की व्यवस्थाओं से, यहाँ पर उद्योग की बातें कर रहे हैं, यहाँ उद्योग लग रहे हैं। 9 साल में जो बदलाव है
वो क्या वाकई में आर्थिक समृद्धि की ओर उत्तर प्रदेश को ले जा रहा है? बिल्कुल ले जा रहा है। आप अभी देखे होंगे महाकुंभ बीता है और अगर देखा जाए तो प्रयागराज की जो आर्थिक व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश को सुधार दी है। जितना प्रयागराज इस महाकुंभ में प्रयागराज को पैसा प्राप्त हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था सुधर गई है केवल प्रयागराज से ही। और ये प्रयागराज से ही नहीं, जहां जहां पर हमारा सनातन का परचम लहर रहा है। और देखिए, सरकार ने बहुत उत्तम व्यवस्था की है। अब इसे निभाना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो हम आर्थिक रूप से निभाएं या शारीरिक रूप से निभाएं या अपने मानसिक रूप से। क्यों लोगों ने छोटे छोटे स्टार्टअप भी शुरू किए और बड़े स्तर पर पैसे कमाए। लगता है कि क्या लोग पैसा यहाँ से कमाए और फिर वापस अपने राज्य चले गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी नई नई योजनाएं अब आने लगी हैं कि अब आप पैसे कमाने के लिए बाहर आपको नहीं जाना है, लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं पैसा कमाने के लिए। ये एक बड़ी बात, बिल्कुल बड़ी बात है। आप अभी देख लें, आप चले जाइए पूरे प्रयागराज में, प्रयागराज छोड़ दीजिए, केवल संगम में भ्रमण कर लीजिए। ये जो हमारा महाकुंभ क्षेत्र है, क्योंकि माननीय योगी जी ने इसे महाकुंभ जिला घोषित कर दिया। भाई हम लोग तो मानते हैं हमेशा के लिए जिला हो जाए, केवल महाकुंभ में न रहे, केवल हमेशा के लिए जिला हो जाए। आप केवल महाकुंभ में ही घूम के देख लीजिए, इस क्षेत्र में देख लीजिए, यहाँ पर 80% लोग बाहर के होंगे। चाहे वो छोटी सी दुकान खोल के बैठे हैं, या वो चाय की दुकान खोल के बैठे हों, या फूल माला की दुकान लगा रहे हों, या कोई गुमती पे माला फूल बेच रहे हों, लेकिन 80% लोग बाहर के हैं। तो बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं ना, तो जब बिना परिश्रम किए तो कुछ मिलना नहीं है, परिश्रम तो करना पड़ेगा। देखिए, अगर हमें रोटी खाना है तो हाथ बांधे तो रोटी मिलेगी नहीं। अब रोटी खाने के लिए हमें तो उठा के मुंह में निवाला डालना ही पड़ेगा। सरकार हमें व्यवस्था दे सकती है, करना हमारा धर्म है। सरकार आके हमें रोटी नहीं खिलाएंगी, माननीय योगी जी आकर रोटी नहीं खिलाएंगे। आप अधर्म करेंगे तो बुलडोजर चलाएंगे। 9 साल में आध्यात्म को मिला आधुनिकता का साथ। अक्षय वट कॉरिडोर का भव्य स्वरूप, पातालपुरी और लेटे हनुमान जी का नया कलेवर और नगर निगम मुख्यालय की स्मार्ट बिल्डिंग। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और यूपी नामा के प्रयागराज सेगमेंट में आपका स्वागत है। प्रयागराज आस्था का शहर है। पूरी दुनिया को यहाँ से एक मैसेज मिला है, आस्था से आर्थिकी का। हम बैठे हैं प्रयागराज के नगर आयुक्त सीलम साई तेजा जी के पास। सर, आपका स्वागत है एफएम न्यूज़ पर। प्रयागराज एक ऐसा शहर जहाँ से पूरी दुनिया के सनातनी लोगों की आस्था जुड़ती है। महाकुंभ जैसा इवेंट, माघ मेला भी मिनी महाकुंभ भी हो गया, और उसके बाद भी लगातार श्रद्धालु यहाँ रोज आते हैं। रोज संगम तट पे प्रातः 4 बजे से ही भीड़ होती है। विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ के नगर निगम को निश्चित रूप से करनी पड़ती हैं। इन चीजों को लेकर के क्या कुछ ऐसा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम में आप जैसे लोगों के बाद बदलना पड़ रहा है, नया करना पड़ रहा है? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के ये हमेशा ये निर्देश रहा है कि प्रयागराज शहर के प्रति उनका स्पेशल प्रेफरेंस भी रहता है, क्योंकि ये संगम की नगरी है और लगातार श्रद्धालुओं के आप देख रहे होंगे पिछले महाकुंभ के बाद कंटिन्यूअस नॉन मेला डेज में भी हमारे यहाँ रेगुलरली 50,000 से 1 लाख की भीड़ डेली आ रही है। और जब ये श्रद्धालु आएंगे तो संगम के साथ साथ हमारे लेटे हनुमान मंदिर के कॉरिडोर भी बन रहा है, नाग वासुकी जी का कॉरिडोर बना है, अलौपी बाग मंदिर भी वहाँ के कॉरिडोर बना है। इसके साथ साथ शहर में हमारी कंपनी बाग है, हमारे शिवालय पार्क बना है, बहुत सारे ऐसे ऐसे, आप श्रृंगवेरपुर है वहाँ पे भी आपका बढ़िया पार्क बना है। तो अलग अलग यहाँ पे श्रद्धालुओं को जाने के लिए 1-2 दिन का पूरे आइटिनरी जो है यहाँ पे हम लोगों ने टूरिस्ट को डेवलप किए हैं, और सभी पे काम जहाँ पे अभी भी पेंडिंग है वो चल रहा है, और जल्द से जल्द हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे। और एक ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस, जब देश भर से विदेश भर से लोग आएंगे, प्रयागराज की अपनी एक पहचान है और उसको हम लोग बेटर करने के लिए रोज रोज हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ निर्देश भी है कि हम इसको बेटर करें और एक वर्ल्ड क्लास सिटी की तरह हम इसको। अच्छा, स्मार्ट सिटी परियोजना और गंगा एक्सप्रेस वे का शुरू होना, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। निश्चित रूप से गंगा एक्सप्रेस चालू होने के बाद लोगों को सुविधा होगी, वो जो मेरठ से आते हैं प्रयागराज, क्योंकि ये शहर न्याय की देवी का घर भी है, ये शहर शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर भी है, इस शहर को पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। सर, आपने शिक्षा दीक्षा ली तो आप जानते हैं इन चीज़ों को। तो स्मार्ट सिटी परियोजना में ऐसी क्या चीज़ें जो दूसरे शहरों से अलग प्रयागराज में जिनकी जरूरत है?
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत और इसके साथ साथ नगर निगम का भी ये प्रायोरिटी रहा है, क्योंकि हम लोग एक अच्छी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं शहर के लिए। तो आप देख रहे होंगे तो गंगा जो एक्सप्रेसवे है वो मेरठ से शुरू होकर यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक इंटरनल जो है मॉर्थ द्वारा जो है NH द्वारा एक 6 लेन पुल बन रहा है, वो उसको कनेक्ट कर रहा है। वो डायरेक्ट आपको अगर देखेंगे कि मेरठ में अगर कोई एक्सप्रेसवे में चढ़ेगा तो डायरेक्ट संगम तक वो बिना कोई रोक टाक के वो आ सकता है। तो ये बड़ी उपलब्धि है श्रद्धालुओं के लिए। इसके साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी इसकी अच्छी है। तो एक तरीके से आप गंगा जी पे मेरठ से लेके हमारे बलिया तक और जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आप जौनपुर और इन सब कनेक्टेड है। तो इन सब चीज़ों को जितने जिले हैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में है, सबकी कनेक्टिविटी प्रयागराज से बाय रोड बाय ट्रेन तो अच्छा ही था पहले भी, अब रोड कनेक्टिविटी उसी लेवल पे हुई है। तो निश्चित रूप से ये श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये अच्छा रहेगा। अच्छा सर, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इस चीज़ को शहर में हमने बहुत सारे लोगों से बात की, लोग कह रहे हैं कि रोड ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहाँ से कम 2 रोड आने का और जाने का ना हो। तो कुछ लोगों ने आइडियाज़ भी दिए, हमने उदयवान करवरिया भाजपा के नेता हैं, उनसे भी एक आइडिया मिला। उन्होंने कहा अगर वन वे ट्रैफिक जैसी व्यवस्था पर सोचा जाए और जो बड़े चौड़े रोड हैं उनमें डिवाइडर की चीज़ों पर सोचा जाए तो शायद ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो मुश्किलें हैं कम हो सकती। नहीं, निश्चित रूप से ये सजेशन हमेशा आ रही है, अलग अलग लोगों के से भी आ रही है। ये हम की सड़क सुरक्षा समिति भी होती है हर महीने, डीएम सर के अध्यक्षता में ये मीटिंग होती है। उसमें ये भी सुझाव आए हैं कि सिविल लाइन्स में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे हम लोग वन वे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थ्रू आउट द डे ना ही हो, लेकिन जो पीक ट्रैफिक होती है आपकी, उस टाइम से हम लोग जो है 10 से 12 के बीच में या फिर 5 से 8 के बीच में, उस टाइम पे चाह रहे थे कि लोग वन वे ट्रैफिक इम्प्लीमेंट की सजेशंस आ रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस से भी इनपुट्स लेनी पड़ेगी, हमें डीएम सर की तरफ से भी इनपुट्स लेनी पड़ेगी, और नगर निगम तरफ से जो भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल है, किसी भी शहर को खूबसूरत बनाना और फिर उसे साफ सुथरा रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। चौराहे बना दिए, रोड बना दिए, सब बना दिया, लेकिन शहर चमकेगा तभी जब दमकेगा। तो जनसहयोग की कितनी आवश्यकता लगती है? कूड़ा प्रबंधन नगर निगम की जिम्मेदारी मानी हमने, फिर उसमें जनसहयोग की कितनी आवश्यकता है और क्या प्रयागराज में वो मिल पा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से ये अगर शहर को स्वच्छ रखना है, जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि उससे ज़्यादा जिम्मेदारी लोगों की है। जब लोग अपने शहर को ओन करेंगे तो हमारा काम डबल ईजी हो जाता है, और इसी का जो है लोगों का सहयोग का ही ये परिणाम है कि पिछले साल स्वच्छ सर्वेक्षण में जो देश भर में प्रयागराज 12वें स्थान पे था, और लगभग 50 स्थानों का छलांग लगा के जो है पिछले साल 12वें स्थान पे आया है। और इस साल हम लोगों ने, पिछले 1 साल में हम लोगों ने बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिया है। जो कूड़े का पहाड़ था, लेगेसी पहाड़, जो प्रयागराज में लगभग 20 से 30 लाख टन का था, वो पूरा समाप्त हो गया आज के डेट में। इसके साथ साथ जो हमारा गीला और सूखा कचरा जो आता है अलग अलग करके घरों में, और यूपी का एकमात्र नंबर 1 शहर है ये प्रयागराज, जिसमें हम लोग लगभग हर दिन 150 टन गीला कचरा हमारा अलग आता है। और गीला कचरा जब अलग होके आता है हमारे पास, उससे हम लोग जो है बायो CNG प्लांट है यहाँ पे, और CNG का गैस भी उत्पादन होता है। लगभग 5 टन पर डे का उत्पादन होता है यहाँ पे। तो इमेजिन कर सकते हैं आप, जो चीज़ आपको कतार से या फिर कई मिडिल ईस्ट से आनी है गैस, वो यहीं पे प्रयागराज के लोगों ने अपने गीले कूड़े से जो है सहयोग करते हुए निगम का, उन्होंने जो है 5 टन पर डे का गैस उपलब्ध करा हो रहा है अपने सिटी के लिए। तो निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि है, और लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। और हमारी उम्मीद है पूरी कि इस साल जो है और ये अपेक्षा में लोगों के प्रति भी ज़्यादा है, और इसको हम बेटर करेंगे। तो सर, लास्ट में कोई सवाल नहीं है, एक आग्रह है कि मैसेज एक जाएगा, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे उनसे कि प्रयागराज में आए? तो निमंत्रण आपके शब्दों में क्या होगा और क्या आप उनसे अपेक्षा करेंगे कि ये ना करें और ये करें? निश्चित रूप से, अगर संगम की नगरी है, देवभूमि है, और सभी श्रद्धालु यहाँ पे आमंत्रित है, आप कभी भी आ सकते हैं। और बस एक ही मैसेज लेके, श्रद्धा जैसे आप मन में लेके आते हैं, उसी के साथ साथ स्वच्छता का भी एक आप शपथ ले, और जहाँ भी जाए आप, जो भी आप कचरा आपके सामने दिखे वो उठा के आप डस्टबिन में रखें। और 4 लोगों को आप जरूर ये मैसेज पहुंचाएं कि आप स्वच्छ, अपना सराउंडिंग स्वच्छ रखेंगे तो अभी आपका जो है सराउंडिंग से मन भी स्वच्छ रहेगा, आपका जो श्रद्धा है वो और दुगनी दौर से भगवान तक पहुंचेगी। विकास की नींव मजबूत कानून व्यवस्था और कनेक्टिविटी से बनती है। न्याय की देवी का घर कहा जाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट, पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इससे परिचित ना हो। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो वहाँ न्याय दिलाने वाले लोग जजों के सामने जाकर के जनता के लिए न्याय सुनिश्चित करने का काम करने वाले जो लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं राकेश पांडे बबुआ जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तीसरी बार अध्यक्ष हैं। और इतना ही नहीं,
पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इस इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में संगम नगरी में एक अलग प्रकार से, अलग व्यवहार से उनकी पहचान होती है। सर, उत्तर प्रदेश जहाँ से हम हैं, जहाँ से आप हैं, देश का सबसे बड़ा सूबा, देश में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश, जहाँ प्रयाग है, काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, और वहीं पे ये न्याय की देवी का घर भी है। पिछले कुछ वर्षों में जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, क्या फर्क आया है न्याय की दृष्टि से भी और विकास इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से? देखिए, समय है, परिवर्तनशील है, और विकास में भी परिवर्तन आएगा, न्याय में भी परिवर्तन आएगा। प्रश्न ये है कि परिवर्तन अच्छा है या बुरा है। जहाँ तक आपने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में हम लोग हैं पिछले कई वर्षों से, तो इसमें तो दो राय नहीं है कि क्राइम पे काफ़ी अंकुश लगा हुआ लग रहा है। सड़क पे आप अपने को महफूज समझ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक विकास है, तो विकास में ये मानता हूँ कि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, और जब से आज़ादी में हम लोग आज़ाद हुए हैं तब से विकास हो ही रहा है, किसी न किसी प्रकार से हो रहा है। आज की तारीख में हमको लगता है उपलब्ध टेक्नोलॉजी में विकास और परिवर्तन ज़्यादा जल्दी दिख रहा है। सड़कें चमक रही हैं, फैसिलिटीज़ भी जो हैं, लेकिन वहीं पे मैं ये मानता हूँ कि हेल्थ हमारा जो है इस समय एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए, और हेल्थ फेलियर है, पब्लिक हेल्थ नहीं है। धीमे धीमे प्राइवेट हेल्थ की ओर हम लोग चले गए हैं। राइट टू एजुकेशन हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है, लेकिन एजुकेशन व्यावसायिक हो गई है। सरकार एजुकेशन के फील्ड में और हेल्थ के फील्ड में मुझको लगता है कि काम करना चाहिए। जहाँ तक क्राइम है या कंट्रोल है या सिक्योरिटी है, उसमें पहले से मुझे लगता है बेहतरी हुई है। सर, जवाब आप अच्छा दे रहे हैं, इसलिए सवाल हमारे पास आ रहा है। आपके ही नेतृत्व में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बिल्डिंग बनी अधिवक्ताओं के लिए। रिकॉर्ड है कि 2500 अधिवक्ताओं के चैम्बर एक बिल्डिंग में, और ये भी हमने सुना है कि 4000 वाहन पार्क हो सकते हैं वहाँ। 14 मंजिला उस बिल्डिंग को B.R. गवई, जस्टिस B.R. गवई, योगी आदित्यनाथ और राकेश पांडे बबुआ के ही समय पे वो मिली वकीलों को। क्या कुछ हाई कोर्ट की फैसिलिटीज़ में जो न्याय मांगने आते हैं उनके लिए और जो न्याय दिलाते हैं उनके लिए बदलाव हुआ है? जैसा मैंने आपसे कहा, सतत प्रक्रिया है। न्याय मांगने वालों की भी संख्या बढ़ी हुई है, न्याय दिलाने वालों की भी संख्या बढ़ी हुई है, जजों की भी संख्या बढ़ी हुई है, और इस प्रक्रिया में जब भी जो भी सरकार आती है, जो भी नेतृत्व आता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। ये नई बिल्डिंग है, ये एक बहुत बड़ी पहल थी और बहुत बड़ा कदम था। 700 करोड़ रुपए दिया गया सिर्फ अधिवक्ताओं के चेम्बर्स के लिए। उसका एक कारण ये भी था कि जो हमारे यहाँ पुराना, जहाँ पे अधिवक्ताओं का जो एरिया है, जहाँ हम लोग के चेम्बर्स हैं, उन चेम्बर्स को खाली करा के और हाईकोर्ट अपने कोर्ट रूम्स का और चेम्बर्स का, जजेस के चेम्बर्स का विकास करना चाहता है। और अगर ये विकास नहीं हुआ तो हमारे यहाँ हमेशा ये जो कमी है जजों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये बनी रहेगी। तो शायद जुडिशरी के लिए, अधिवक्ताओं के लिए चेम्बर जितना ही इम्पॉर्टेंट है जितना जजेस के लिए कोर्ट रूम और चेम्बर्स। साथ में एक लिटिगेंट ब्लॉक बनने का भी प्रपोज़ल है, और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से उसकी भी जो है शुरुआत हो जाएगी। तो जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है, सार्थक परिवर्तन हो रहा है, प्रयास जारी है। सारी समस्या इस देश की ये है कि पॉपुलेशन ऐसी है कि जब तक आप किसी चीज़ को मुहैया कराइए तब तक उसकी डिमांड से ज़्यादा लोग हो जाते हैं और ज़रूरतें हो जाती हैं। अब क्योंकि आप राकेश पांडे भी हैं और एक सनातनी ब्राह्मण परिवार में जन्म होना, और संगम नगरी में, प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयागराज, तो जो तीर्थराज प्रयागराज लोगों सोच के चलते हैं घर से कि तीर्थराज प्रयागराज की यात्रा पर जा रहे हैं, उससे संबंधित चीज़ें अब पहले से कितनी अच्छी, साफ सुथरी, सुविधाजनक या मुश्किलात भरी हैं? देखिए, तीर्थराज प्रयागराज तो हमेशा ही से तीर्थराज प्रयागराज था। सरकारें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं, उसके सिवा सरकार आस्था नहीं प्रोवाइड करती है, फेथ नहीं प्रोवाइड करती है, श्रद्धा नहीं प्रोवाइड करती है। वो तो हमारे आपके में है। और हम लोग 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या में कम से कम 80% से ऊपर तो हम हिंदू ही हैं। तो आस्था की कोई कमी नहीं है, श्रद्धा की कमी नहीं है। जहाँ तक प्रयागराज भूमि के में फैसिलिटीज़ का प्रोविज़न है, तो मुझको ये लगता है कि तीर्थराज प्रयागराज का तीर्थ रिलेटेड जो भी विकास है वो कुंभ और महाकुंभ के तक सीमित कर दिया गया है। बल्कि माघ मेले में भी पहले कुछ न कुछ विकास हो जाता था, सड़कें बन जाती थी,
वो मुझको लगता है कि बाधित हो गया है सिर्फ इस चक्कर में कि कुंभ और अर्ध कुंभ के इंतज़ार में या महाकुंभ के इंतज़ार में सरकार जो है अपने हाथ रोक लेती है। जहाँ तक इलाहाबाद शहर की अगर आप देख लें तो यहाँ ट्रैफिक अटर फेलियर हो चुका है। जिन जगहों पे जाने के लिए हम लोग पहले 12 से 14 मिनट लगते थे, अब आधे घंटे लगने लगे हैं। इस शहर को फ्लाईओवर्स की बहुत ज़रूरत है, बाईपासेस की बहुत ज़रूरत है। बाईपासेस तो बन रहे हैं लेकिन शहर के अंदर की ट्रैफिक बढ़ती जा रही है निरंतर, और उस हिसाब से मुझको लगता है प्लानिंग नहीं इस पर काम करने की जरूरत बहुत आवश्यक है। है। अच्छा सर, अंतिम सवाल है, पूरी दुनिया को प्रयागराज शहर ने, तीर्थराज ने एक नया विजन दे दिया, एक नया शब्द संयोजन गया, पूरी दुनिया में उस पर काम आज हो रहा है, और वह है आस्था से आर्थिकी। धर्म से भी धन आ सकता है। ये प्रयागराज महाकुंभ हो या आज आने वाले पर्यटक हो, उन्होंने आंकड़ों में ये प्रूव कर दिया है और खजाने में भी वो चीज़ दिख रही है। तो ये जो आस्था से आर्थिकी है, पहले किसी के विजन में क्यों नहीं आया? सरकारें तो आती जाती रहेंगी, क्यों आपके समय पे, क्यों योगी आदित्यनाथ के समय पे ही ये चीज़ कनेक्ट हुई दिमाग में कि आस्था भी आर्थिकी का सुपर माध्यम? मेरे ख्याल से पहली सरकार ऐसी आई जो तीर्थ के मामले में या धर्म के मामले में बैकफुट में नहीं थी, और क्योंकि बैकफुट पे नहीं थी तो बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने में सक्षम थी जो अदरवाइज अन्य सरकारें जो कि सेक्युलर होने के नाते या अपने को सेक्युलर कहने के नाते शायद निर्णय ये ले नहीं पाती थी। मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं तो पहले भी अफेक्टेड होती रही होगी, और इतने मूर्ख लोग नहीं रहे होंगे, समझते नहीं रहे होंगे, लेकिन इसको पॉलिसी के तौर पे अडॉप्ट कर पाना ये शायद संभव जो है इसी सरकार में हुआ, और उसका मेन रीज़न ये है कि सरकार, मुझको ये लगता है कि धर्म के मामले में बैकफुट पे नहीं थी। नमस्कार, यूपी नामा के प्रयागराज सेगमेंट में हम मौजूद हैं अपर जिलाधिकारी नगर सत्यम मिश्रा जी के साथ। सर, महाकुंभ 2025 आस्था से आर्थिकी का एक मॉडल, पूरी दुनिया को एक मैसेज गया, बीत गया इवेंट, माघ मेला भी कंप्लीट हो गया। महाकुंभ के बाद क्या इस शहर का विकास अलग प्रकार का हुआ जिसकी जरूरत महसूस हुई महाकुंभ के दौरान? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर रखा है। महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज की पावन धरती पर आयोजित हुआ, वो निश्चित रूप से बहुत ही अतुलनीय और अद्वितीय रहा है। इस महाकुंभ ने हमारे भारतवर्ष की जो आध्यात्मिक वैभवशाली परंपरा है उसका उसने साक्षात पूरे विश्व में दर्शन किया, उसको समझा, और हमारा जो सनातन धर्म है वो धर्म, आस्था, विज्ञान के साथ साथ कैसे मानव जीवन के जो आर्थिक पहलू हैं उनको भी टच करता है। इस महाकुंभ के दौरान ये दिखाई पड़ा। लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए, उन्होंने सकुशल स्नान किया, स्नान करने के बाद अपने घर लौटे। वहाँ पर आने के बाद में तमाम सारे जो लोकल यहाँ के लोग थे उनकी जो आय है उसमें भी समुचित वृद्धि देखी गई उस दौरान, और प्रयागराज के आर्थिक विकास को निश्चित रूप से नई उम्मीदें नए पर मिले हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि हमने भी बोला आस्था से आर्थिकी, यानी महाकुंभ के बाद में पर्यटन भी बढ़ा। महाकुंभ के बाद में आज मैं सवेरे सवेरे पहुंचा तो मैंने देखा कि संगम पे इतनी भीड़ थी कि आपको संभाल के जाना पड़े। प्रातःकाल लोगों ने बताया रोज दृश्य ऐसा ही होता है। तो शहर में जब पर्यटन बढ़ा, शहर में जब लगातार लोग आ रहे हैं, महाकुंभ के बाद माघ मेला भी हुआ, तो शहरीकरण को व्यवस्थित करने की दिशा में किन प्रयासों की आवश्यकता पड़ी, जिन पर आप लोग काम कर रहे हैं या काम किया हुआ है? जब भी विकास बढ़ता है तो जाहिर बात है, और इतने बड़े स्तर पर आयोजन होते हैं तो जन सामान्य की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, और उसके लिए जो जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में पूरी टीम है और जिला प्रशासन है वो सतत प्रयत्नशील है। और ख़ास तौर से जब महाकुंभ के बाद जब इतना बड़ा आयोजन उस दौरान हुआ तो उसके बाद ये हमारे लिए निश्चित रूप से एक अवसर आया कि अब हम और किस तरीके से इस प्रयागराज शहर को और बेहतर कर सकें। उसके लिए हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि कैसे बेहतर प्लानिंग हो सिटी की, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे बेहतर हो, उसके बाद में जो प्लान्ड डेवलपमेंट है उस पर भी काम किया जाए, जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो यहाँ के लोगों को कैसे और बेहतर दिया सकें ताकि हमारा शहर
और हमारा ये जिला और आकर्षक हो सके और लोगों के लिए सुविधाजनक हो सके, तो इस पर हम लोग लगातार प्रयास ठीक है सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार प्रयागराज की बात भी करते हैं और यहाँ आते भी दिखते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में। उनका फोकस कितना मानते हैं प्रयागराज शहर पर? माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष मार्गदर्शन रहा और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में ये प्रयागराज शहर लगातार विकास कर रहा है। सर, ट्रैफिक अतिक्रमण आपने बात की, दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बात करते हैं, आमजन बात करते हैं। हमने शहर घूमा तो ट्रैफिक तो रहेगा ही, बढ़ेगा ही, नगरी बढ़ रही है तो ट्रैफिक भी बढ़ ही रहा है। अतिक्रमण को लेकर होता है कि भाई रोजगार भी न जाए और व्यवस्थित भी रहे रोड, तो इसके लिए कुछ प्लान नया बनाया आप सब? जहाँ तक ट्रैफिक की बात है तो ट्रैफिक के लिए हम लोगों ने जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा के बारे में ARTO, पुलिस, PWD और नगर निगम और PDA सभी के साथ एक हम लोगों ने कोऑर्डिनेटेड बैठक की है और हमने व्यापारी बंधुओं के साथ भी एक वार्ता की है। हम लोग एक समन्वित रूप में इसका समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग एक कलर कोडिंग भी करेंगे उसमें, और कलर कोडिंग के आधार पर रूट वाइज तय करेंगे। इसका मतलब सर, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ई रिक्शा के लिए विशेष मार्ग तय करेंगे, इन मार्गों पर चलना है, इन पे नहीं चलना है। और सर, क्या कहीं रूट डाइवर्जन की प्लान भी हो सकता है कि एक रूट वन वे बनाया जाए, ऐसे में कुछ प्लान है? जो रूट डाइवर्जन की बात है उसको हम अभी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ उसका असेसमेंट करेंगे और उसके बाद में जहाँ जहाँ पर रूट डाइवर्जन की आवश्यकता होगी वो भी करेंगे। अच्छा सर, बड़ा शहर है, बड़ा जिला है, आपके और जिलाधिकारी माध्यम से जन सुनवाई और जवाबदेही प्रशासनिक, इस पर कितना काम हो? जहाँ तक जन सुनवाई का प्रश्न है तो जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में सभी अधिकारी प्रातः 10 बजे से 12 बजे के बीच में अनिवार्य रूप से जनता दर्शन में जन सुनवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। और अभी हमारा ध्यान लगातार इस बात पर है कि शिकायतों की सुनवाई हो और ये सुनिश्चित हो कि उनका समाधान गुणवत्तापरक हो, ताकि शिकायतकर्ता को एक बार के बाद दोबारा नहीं आना पड़े। अगर वो दोबारा किसी विषय पर आता है तो ये सुनिश्चित हो कि ऐसा कौन सा बिंदु रह गया है या उसमें ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण उसका पहली बार में समाधान नहीं हो पाया, तो इस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, यानी तीर्थराज प्रयागराज पहले से बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। बदलाव देखिए एक सतत प्रक्रिया है और मैं ये मानता हूँ कि जो भी इस तंत्र में लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो समाज के लोग हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो आम जनमानस हैं, आम नागरिक हैं, उन सभी का समन्वित सहयोग रहता है और उस समन्वित सहयोग के माध्यम से ही कोई प्रगति और कोई उन्नत व्यवस्था आगे बढ़ती है। तो इसमें किसी एक का नाम लेना तो ठीक नहीं है, सभी का समन्वित प्रयास है और पूरी टीम इसके लिए काम कर रही है और सभी का मार्गदर्शन, सभी का सहयोग मिल रहा है इसमें। FM न्यूज़ यूपी नामा, आस्था के साथ विकास। कितना बदला उत्तर प्रदेश। हम संगम नगरी प्रयागराज में, और अगर प्रयागराज पर बात हो और करवरिया परिवार की बात सामने ना आए, उनसे वर्जन न लिया जाए, उनसे बात न की जाए, तो फिर ये वशिष्ठ मुनि करवरिया और भागवती देवी करवरिया की विरासत के साथ में चीटिंग होगी। मीडिया है तो क्या। हमारे साथ मौजूद है उदय भान करवरिया। वो विरासत अब तो आपके कंधे पे है और आप निर्वहन भी कर रहे हैं। पहले सबसे पहला सवाल, हमारा भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रयागराज में तो कम से कम, जहाँ आनंद भवन है, स्वराज भवन है, वहाँ शुरू ही करवरिया परिवार के कंधों से हुई। आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, देश में भी है। करवरिया परिवार कितना महत्वपूर्ण है प्रयागराज के लिए? ये तो जनता बता सकती है कि करवरिया परिवार कितना महत्वपूर्ण है। मैं तो केवल ये कह सकता हूँ कि अपने हिस्से का काम बढ़ चढ़ करके करने का प्रयास करता हूँ। ये जो दिख रहे हैं लोग, मैं आया तुरंत मैंने देखा पूरा भरा हुआ है, कोई यहाँ पे कुछ कान में कह रहा है, कोई कागज लिए बैठा है। ये जो जनता दर्शन कार्यक्रम है, ये स्वाभाविक है या इसके लिए कोई विशेष घोषणा कि आज आना है कल नहीं आना है? नहीं, स्वाभाविक है। और मैं नहीं रहता हूँ तब भी लोग आते हैं और देख के चले जाते हैं कि आज नहीं है, लेकिन जब मैं हूँ तो फिर मुझे लगता है 3-4 बजे के पहले मैं फुर्सत नहीं पाता हूँ और इसी प्रकार से अनवरत चलता है। प्रयास करता हूँ कि कोई इस दरवाजे से मेरे निराश न जाए। अच्छा, उदय भान करवरिया जेल में भी रहे तब भी ये रुका नहीं, अब आप फिर बैठे हैं, आपकी सीधी कनेक्टिविटी है। हमारा सवाल ये है कि गंगा जमुना में बड़ा पानी बह गया, तब से न जाने कितने बड़े बड़े नेता, खड़े खड़े नेता आ गए। नाम लेने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, जनता सब जानती। फिर करवरिया परिवार में आज भी ये चीज़ें बदली नहीं, जनता भी नहीं बदला पाई और आप ही नहीं बदल पाए। बाढ़ का पानी बह जाता है, वो जिस गति से आता है ना, उसी गति से बह करके वापस जाता है।
ये पानी ऐसा है जो बाढ़ का पानी नहीं है, तो ये अपनी गति से चल रहा है और अपनी गति से चलता रहेगा। अच्छा, अब हम जल पर ही आ गए, तो अब हम आ जाते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिस पे हम बात करते हैं। संगम नगरी, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती हैं, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी टीम बड़े दावे बड़े वादे करती है। आस्था से आर्थिकी एक फार्मूला, पूरी दुनिया के लोग उस पर आज के डेट में काम करने लगे हैं। पैदा यहीं से हुआ, संगम नगरी से ही, कि धर्म से भी धन आ सकता है, धर्म से भी पर्यटक भी ला करके धार्मिक पर्यटन भी अचानक उछाल दे सकता है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोग दावा और वादा करते हैं। उदयन करबरिया क्या कहेंगे, सच कितना इसमें और बनावटी कितना? सच तो 200% है, और अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ। 66 करोड़ लोगों ने अगर स्नान किया है तो उससे कम से कम उससे 4 गुना ज़्यादा लोग उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। कोई रिक्शा से किसी को लेके चला जा रहा है, कोई इस मोटरसाइकिल से लिए चला जा रहा है, कोई पकौड़े वाले की दुकान है तो वो पकौड़े से रोज का 5-7 हज़ार रुपये प्रतिदिन का कमा रहा है। नाविक एक दिन में 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है। और मैंने तो यहाँ तक देखा कि जो वो सब्जी बेचने वाले ठेला होते हैं, लोगों ने उसको नया नया बनवाया और उससे पब्लिक को लेकर के और स्नान कराने ले जा रहे हैं। दातून वाला इंटरनेशनल फेम हो गया। बताइए, दातून जो कि जिसको कोई नहीं पूछता था, तो ये महात्मा प्रयागराज का है और इसकी व्यवस्था एक महात्मा ने किया है, वो है योगी आदित्यनाथ जी। महात्मा, बहुत अच्छा शब्द आपने लिया। योगी जी हमारे भी सीएम है, सीएम तो सबके होते हैं, लेकिन वो महात्मा तब भी होते हैं क्या जब वो कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, जब वो कहते हैं यमराज खड़ा कर देंगे अगले चौराहे पे, जब वो कहते हैं बुलेट ट्रेन चलवाएंगे इनके लिए। तो जब वो इतने कड़े कड़े बड़े बड़े नौकरी करने नहीं आए हम लोग, वही करेंगे जो जरूरी है, तब वो कैसे महात्मा है? देश को ऋषि मुनि चलाए हैं, आज भी उनकी औषधि काम कर रही है। डॉक्टरों की बनाई हुई दवाई काम उतना नहीं करती है जितना हमारे आध्यात्मिक ऋषि मुनियों की औषधि काम कर रही है। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी भी आज के ऋषि हैं, औषधि उन्हीं की काम करेगी। और जो कल्याणकारी योजनाएं वो लेकर के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसी से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो रहा है। आप इसका आकलन करेंगे तो आपको बिल्कुल गहराई से पता चलेगा कि जो बाबा बोलते हैं वो ठोस बोलते हैं और करके दिखाते हैं। अच्छा, ये जो मॉडल है आपका और आपके बाबा योगी आदित्यनाथ का, बुलडोजर के साथ विकास, इस मॉडल को अदर स्टेट में भी मैं देख रहा हूँ लोग अपनाने लगे। तो ये आइडिया आप ही लोगों के पास कहाँ से है? पहले विकास और बुलडोजर दोनों एक साथ कहा नहीं है, ताकि कानून व्यवस्था भी टाइट हो और काम भी हो जाए। देखिए, जब आवश्यकता होती है तो आविष्कार होता है। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता थी कि आतताइयों को हटाया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज किया जाए। तो इतना मनोबल किसी चीफ मिनिस्टर में नहीं रहा कि वो इस प्रकार से कर सके। बाबा के पास मनोबल है, अंदर से मजबूत है, ईमानदार है। तो जो व्यक्ति ईमानदार और मजबूत होता है और उसकी दिशा विकास की होती है, देश में उत्तर प्रदेश को सबसे ऊपर की श्रेणी में ले जाने की जब प्रबल इच्छा शक्ति है, तो मुझे लगता है महाराज जी के साथ वही इच्छा शक्ति काम करती है। अच्छा देखिए, इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, शिक्षा के लिए भी प्रयागराज है। न्याय की देवी का तो घर ही है ये, यहाँ पर पश्चिम से लेके। अब एक चीज शिकायत में हमेशा आती थी कि उतनी दूर मेरठ के लोग यहाँ तक आते आते पजिल हो जाते थे। गंगा एक्सप्रेस वे एक योजना है, साथ में भी कहा जा रहा है उस पर 6 औद्योगिक गलियारे बनेंगे। 6 लेन तो अभी से है, आगे वो 8 लेन हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है हर 60 किलोमीटर पर सारी सुविधाएं होंगी। ये गंगा एक्सप्रेस वे 29 तारीख को पीएम सर शुरू कर देंगे। इससे कितना बदलेगा प्रयागराज? बहुत बदलेगा, कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। और जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए कनेक्टिविटी बढ़ती है तो निश्चित रूप से विकास की गति होती है। और अभी आप देखिए, अभी मेरठ वाला जो हाईवे खुला है, अभी मैं कल ही अपने परिवार में बात कर रहा था, मेरी बेटी देहरादून में है, तो उनको दिल्ली जाना था, 3 घंटे में वो देहरादून से दिल्ली पहुंच गए। तो जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, इसके लिए मैं महाराज जी के साथ साथ अपने नितिन गडकरी जी को भी बधाई दूंगा साथ में। वो भी विकास पुरुष हैं, उनको भी मालूम है कि देश को आगे बढ़ाना है तो कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो वो और महाराज जी दोनों मिल करके इस योजना को ले आकर के कर रहे हैं, तो वो दोनों बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री जी तो हमारे आदरणीय हैं ही, उद्घाटन वो करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से ये गडकरी जी को
इसका क्रेडिट जाता है इस कनेक्टिविटी को देने का। काम करने वाले बिल्कुल निश्चित रूप से, और काम दिखता है, गडकरी जी का काम दिखता है। 9 साल में सबसे बड़ा बदलाव आया महिलाओं की जिंदगी में। यूपी नामा में आस्था के साथ विकास कितना बदला उत्तर प्रदेश। एक सेगमेंट है ग्रामीण आजीविका मिशन। ग्रामीण आजीविका मिशन उन लोगों के लिए आया जो प्रिविलेज थे, जो मुख्य धारा में नहीं थे, या जिनका फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बाद शुरू हुए इस सेगमेंट में क्या कुछ बदला है, हम टटोलेंगे प्रयागराज में। हमारे साथ मौजूद हैं बैंक सखी हेमा यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? तिलकुवार ग्राम पंचायत। अच्छा, शिक्षा दीक्षा कितनी है? शिक्षा दीक्षा पर MSW है मास्टर। MSW की पढ़ाई की और बैंक सखी जैसी जिम्मेदारी आपने ग्रामीण क्षेत्र से निभाई। अच्छा, जड़ों में काम करके, जहाँ महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, जहाँ उनको शुरू में अंगूठा लगाने की स्थिति होती, बाद में दस्तखत आप सिखाते हैं, वहाँ पर बैंक के माध्यम से अब ट्रांजैक्शन पहले से कितना बढ़ा है? PM जनधन योजना के बाद अब क्या लोग बैंक से लेन देन करते हैं या अभी भी रुपया रखे रहते हैं, नगद नोट ही निकाल के चलाते हैं? नहीं सर, अब तो बैंक से बहुत महिलाएं जुड़ गई हैं। जैसे कि जो महिलाएं बाहर भी नहीं निकलती थी, उन्हें अपना नाम लिखना भी नहीं आता था और ऐसे मतलब परेशान रहती थी, लेकिन अब वे महिलाएं इतनी जागरूक हो गई हैं। बैंक पे अपना खाता, सबका पर्सनल खाता, बीमा और क्या कहते हैं ये समूह के माध्यम से उन्हें फंड भी मिलता है, गवर्नमेंट भी देता है। जब से आपने काम शुरू किया तब से कितना, मान लें कि इतनी महिलाओं को हमने बैंकिंग से जोड़ा है? सर कम से कम 200 से 300। अच्छा, कितने गांव आपके क्षेत्र में है जो जहां आप काम करते हैं? सर पहले तो 10 मतलब 8, 9, 10 गांव आते थे, लेकिन जब से नगर निगम हो गया 5 ग्राम पंचायत अभी है। अच्छा, उनको महिलाओं को, वो जो गांव की एकदम साधारण महिलाएं हैं, जो समूह से जुड़ी महिलाएं हैं या उनसे संबंधित हैं, उनको किस प्रकार की बैंकिंग जरूरत पड़ती है? क्या वो लेन देन करते हैं? सर पहले तो उनका छोटा छोटा बचत कराया जाता है, उसके बाद उन्हें उनके आधार पे उन्हें लोन भी दिलाया जाता है और गवर्नमेंट भी उनका मदद करता है कि जैसे छोटा पूंजी लेके वे अपना रोजगार आजीविका कर सके, आजीविका करके और थोड़ा थोड़ा पैसा अपना बैंक में जमा करे और अपने बैंक पे ही लेन देन करें। इसमें रुचि लेती हैं महिलाएं, समझाने पे बहुत रुचि लेती हैं, या मतलब अब जान गए लोग, जागरूक हो? नहीं सर, पहले तो शुरुआती में थोड़ा सा वे रहता था, उन्हें समझाना पड़ता था। अब तो अपने से आके जुड़ रही हैं और फायदा भी ले रही हैं। बढ़िया, कम से कम एक महिलाएं 1-1 लाख रुपए उठा के अपना बिजनेस कर रही हैं। अच्छा, 4 वर्ष से आप काम कर रहे हैं इसमें, जैसा कि आपने बताया, तो आगे आपका क्या मन है कि मतलब कहाँ जाना है, क्या करना है? यही काम करते रहना या तरक्की के लिए कुछ और सोच? नहीं सर, तरक्की के लिए सोच है, आगे तो बढ़ना ही है। अब आगे मतलब आगे अगर वैकेंसी आती है तो उसमें फॉर्म भर के आगे बढ़ना है। काम करेंगे आप? जी। अच्छा, जो काम आप कर रहे हैं, इस काम को करने में आपका परिवार, समाज आपकी तारीफ करता है या लोग आलोचना करते हैं? पर पहले तो दिक्कत थी, लोग हंसते थे, ये फलाने की लड़की जा रही हैं, ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं, गली गली घूम रही हैं। लेकिन वही अब लोग अच्छे से सम्मान से नाम लेते हैं कि हाँ देखिए अच्छा काम करती हैं, ये बैंक में काम करती हैं। पहले हम समूह से जुड़े थे, तो पहले समूह सखी थे, समूह सखी के पद से उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ बैंक सखी पे। ठीक है, समूह सखी से बैंक सखी में। अच्छा, ये जो जिले के अधिकारीगण हैं या जिले के लोग हैं जिनसे आप मिलने आते हैं, आपका काम पड़ता है, ये लोग सहयोग करते हैं या टालते हैं, आपको परेशान होना पड़ता है? नहीं नहीं, बहुत सहयोग करते हैं सर, टालते नहीं है, सहयोग करते हैं। जहाँ भी दिक्कत आता है पूरा हेल्प रहता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, नाम है उनका। उनके बारे में वीडियो कभी देखने को मिलते होंगे, हो सकता है उनका भाषण वाषण में किसी कार्यक्रम में सुना हो सकता है कभी आप गए हो किसी कार्यक्रम में जहाँ मिले हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले से कुछ फर्क पड़ा है, कुछ अंतर लगता है उनके? नहीं नहीं सर, बहुत फर्क पड़ा है। महिलाएं जो बेचारी पहले घर में ही रहती थी, सबका सुनती थी, कुछ उनका विकास नहीं, उनका कोई पहचान ही नहीं था। लेकिन इनके आने से अब उनका खुद का पहचान हो गया है, राशन कार्ड में मुखिया बन गई हैं, हर जगह आना जाना अपने से सब कुछ कर रही हैं सर। बहुत। आप बहन है इसलिए एक बात आपसे और पूछेंगे, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर किसी चौराहे पर किसी बहन को, किसी बेटी को किसी शोहदे ने छेड़ा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे। तो ये यमराज खड़े होने चाहिए अगले चौराहे? जी हाँ, खड़े होने चाहिए। जी सर। क्यों किसी की बहन बेटी को कोई छेड़ा जाए? ये बताइए, आपकी बहन बेटी है, वे भी तो किसी की बहन बेटी है ना, इसी निगाह से देखना चाहिए। सीएम की बात सही लगती है? जी। बदल रहा है उत्तर प्रदेश। अब कितना बदल रहा है इस वीडियो से आप देखो। ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला अभी बैंक सखी के रूप में काम कर रही है। शिक्षा दीक्षा है इसलिए इरादा आगे जाने का भी है।
ऐसे ही उत्तर प्रदेश में बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। हम प्रयागराज से हैं, अब आगे भी चलेंगे और मिलाएंगे आपको, दिखाएंगे आपको। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमरेंद्र प्रताप से, हनुमानगंज ब्लॉक, प्रयागराज, FM न्यूज यूपी के लिए। और यूपी नामा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।